नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 23 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को तैयार करने के लिए परिसीमन पैनल को 2 महीने का विस्तार 6 मई 2022 तक तैयार करनी होगी। अब रिपोर्ट दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। यूक्रेन के कारगिल में पहुंचा भारतीय विमान, 256 भारतीय लौटे स्वदेश, 20,000 लोगों को लाने का अभियान हुआ तेज। यूक्रेन में हालात हुए बेकाबू। इस बीच भारतीय दूतावास ने भी कहा किसी तरीके से वेट ना करें और तत्काल यूक्रेन को छोड़ें। जी हां, तीसरी बड़ी अपडेट जोधपुर में गर्जा, भारत और ओमान ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। सुखोई 30 MKI जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा तैनात, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने UN में कहा यूक्रेन में 2000 भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए है सर्वोपरि, तो एक एक करके आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी निकल के आई, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच ब्रिटेन ने रूस पर लागू किए नए प्रतिबंध। जी हाँ, पहले चरण में 5 बैंकों पे लगाया बैन। बड़ी खबर, रशिया पे प्रतिबंध होना भी शुरू हो चुका है युद्ध के बीच। सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पे बजरंग दल कार्यकर्ता पर हत्या के आरोप में 6 लोगों को किया गया है गिरफ्तार अब तक। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान PM मोदी से करना चाहते हैं खुली डिबेट। सब कुछ खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे। बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को तैयार करने के लिए परिसीमन पैनल को 2 महीने का विस्तार 6 मई 2022 तक तैयार करनी होगी अपनी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग को 2 महीने का विस्तार मिल गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में इस बारे में जानकारी दी है। परिसीमन आयोग का कार्यकाल इस साल 6 मार्च को समाप्त होने वाला था। मार्च 2020 में गठित पैनल को पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। पैनल के अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं। इस पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पैनल के प्रमुख के शर्मा भी शामिल हैं। परिसीमन पैनल के मसौदे के प्रस्तावों का भाजपा सहित जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। जम्मू और कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने कहा है कि मसौदा प्रस्ताव में खामियां थी, लेकिन उन्हें सुधारने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि परिसीमन प्रस्ताव में ऐतिहासिक पहलुओं, विधानसभा क्षेत्रों के जनसंख्या अनुपात और भूगोल की अनदेखी की गई थी। व्यापक आलोचनाओं का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि परिसीमन आयोग संसद द्वारा गठित किया गया था। हम चलते हैं और अपडेट। यूक्रेन के कारगिल में पहुंचा भारतीय विमान, 256 भारतीयों को लेकर आया वापस, 20,000 लोगों को लाने का अभियान तेज। भारतीय दूतावास ने किया एडवाइजरी जारी, कहा तत्काल यूक्रेन छोड़े, हालात बेहद बेकाबू। यूक्रेन संकट के बीच भारत का विमान जो है वो यूक्रेन में गर्जा। जी हाँ, यूक्रेन में गर्जा भारतीय विमान और 256 भारतीय नागरिकों को वापस लेके आया है। इस बीच 20,000 से अधिक छात्रों को निकालने की तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय दूतावास ने यूक्रेन तत्काल छोड़ने के आदेश दे दिए और किसी भी कहा कि बिना किसी लेट लपेटी आप तत्काल यूक्रेन छोड़ो। हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए बोइंग 787 विमान की उड़ान का संचालन किया। और उड़ानों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक IE 1947 ने भारतीय समय अनुसार नई दिल्ली में करीब 7:30 बजे उड़ान भरी थी, जो कि यूक्रेन में कीव स्थित हवाई अड्डे पे दोपहर करीब 3 बजे पहुंची। एयर इंडिया ने 19 फरवरी को घोषणा की थी कि वो भारत और यूक्रेन के बीच 22 से 24 और 26 फरवरी को उड़ान का संचालन करेगी। बुकिंग एयर इंडिया बुकिंग कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर्स और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से खुली है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जोधपुर में भारत ओमान ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, वायुसेना बोली से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। भारत और ओमान ने जोधपुर में सोमवार को 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के 6ठे संस्करण के लिए सुखोई 30 MKI जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैनात किया है। वहीं ओमान की रॉयल एयर फोर्सेज राफो ने अपने F-16 जेट विमानों को तैनात किया। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ये दोनों वायुसेनाओं को अभियानगत क्षमता और अंतर अभियानगत क्षमता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।
दोनों देशों को वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि युद्धाभ्यास लगातार जारी है। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी को दिया टीवी डिबेट्स में बहस का प्रस्ताव, कहा इससे सुलझ सकते हैं विवाद। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के जरिए बहस की चुनौती दी है। इमरान खान ने कहा है कि इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के बीच के विवाद सुलझा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से विशेष दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था और इसके बाद से ही दोनों देशों के राजनयिक संबंध निचले स्तर पर हैं। इससे पहले भी दोनों देश कश्मीर को लेकर 3 जंग लड़ चुके हैं। इमरान खान ने रूसी मीडिया समूह रशियन टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मुझे नरेंद्र मोदी के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लेना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अरबों लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें दोनों देशों के अपने बीच के मसलों को चर्चा से खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने यूएन में कहा यूक्रेन में 20,000 भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। ये सलाह भी दोनों देशों को दे दी है। कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी और भारतीयों की सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो ये भारत ने रशिया हो या यूक्रेन दोनों को चेतावनी दे दी और अपने कहीं न कहीं अपने विमान जो है वो भेजे जाने लगे हैं, यूक्रेन में भेज भी दिए हैं। एक और अपडेट। हिजाब के सहारे औरत मार्च के विरोध में जुटी इमरान सरकार। कट्टरपंथी सोच को लेकर लोगों ने की आलोचना। पाकिस्तान में महिलाएं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले औरत मार्च की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान ने इससे निपटने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की सरकार पड़ोसी मुल्क में रूढ़िवाद को बढ़ावा देने के लिए हिजाब का सहारा लेकर महिला सशक्तिकरण के महिलाओं के प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रही है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप नामक एक थिंक टैंक ने इसकी जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल पाकिस्तानी महिलाओं द्वारा आयोजित औरत मार्च को वापस लेने के लिए धार्मिक महिलाओं के मंत्री नकुल हक कादरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हिजाब दिवस घोषित करने की अपील की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पे बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्या के मामले में 6 लोग हुए गिरफ्तार। जी हाँ, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा पर 2 केस दर्ज हुए थे और मंगलवार को शिवमोगा के एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने बताया है कि पीड़ित हर्षा के खिलाफ 2 मामले दर्ज थे। इनमें से एक दंगा मामला था, दूसरा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला। एसपी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात हुई हर्षा की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा पुलिस 12 अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेल्वामणि आर ने कहा है कि धारा 144 को 2 दिन और बढ़ाकर शुक्रवार सुबह तय कर दिया गया है और स्कूल अगले 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। स्थिति के आधार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ पे हमने आपको बताया कि इस तरीके से हालात ख़राब हैं। एक और अपडेट। हरिद्वार यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा धर्म संसद में वही मुद्दे उठाएं जो चुनाव में भाजपा उठा रही है। दोस्तों, सिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद सर्बानंद घाट पर बैठे हैं और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रदेश सरकार ने से स्पष्टीकरण मांगने का स्वागत किया। दरअसल महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा है कि उत्तराखंड भाजपा ने चुनाव के अंतिम समय में वही मुद्दे उठाए जिन पर धर्म संसद में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। भाजपा चुनाव के समय लैंड जिहाद की ओर बिगड़ते हुए जनसंख्या अनुपात पर ही आ गई थी और उन्होंने कहा कि धर्म संसद में भी घटती हिंदू जनसंख्या और सनातन धर्म का भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर हदवाड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। राजावार इलाके के जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हदवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ के राजवार इलाके में पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस मामले में अभी ज़्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। दरअसल घाटी में आतंकियों के ये नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ कई स्तरों पर अभियान चला रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के सफाये में जुटे हैं। वहीं अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों को ढेर किया जा रहा है कि आतंकी इसी के चलते बौखलाए हुए हैं और इस तरीके के हमलों के जरिए अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आतंकियों का जमीनी नेटवर्क
ध्वस्त करने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। एनआईए के अलावा ईडी, सीबीआई, स्थानीय पुलिस, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने और वित्तीय स्रोतों, हवाला फंडिंग के खिलाफ ऑपरेशन में जुटी हैं। सरीके की निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का ऐप्स और वेबसाइट हुआ किया ब्लॉक। जी हाँ, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दे दिया गया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास करता है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का फैसला किया है। आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके में भी इसी संगठन का नाम शामिल आया था। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी ये संगठन चर्चा में रहा था और पीएम मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़े केस के वकीलों को इस संगठन की ओर से धमकी दिए जाने की भी बातें सामने आती रही हैं। तो दोस्तों, एक और अपडेट ले लेते हैं। आपको बता दें, यूक्रेन और रशिया पे बंटने लगी दुनिया। जापान से ऑस्ट्रिया तक दी जा रही मिसाइल, चीन और भारत का रुख रशिया की तरफ। जी हाँ, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया को दो फाड़ कर दिया है और एक तरफ अमेरिका समेत नाटो देशों ने रूस की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की, तो वहीं भारत और चीन जैसे बड़े राष्ट्रों ने इस पूरे विवाद पर तटस्थता बरती है। रूस ने इस तनाव के लिए अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाने का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में सोमवार रात रूसी राजनयिक वैसली नेवाजिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उनकी ओर से लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में बम फेंके जा रहे हैं। इन दोनों ही इलाकों को रूस ने यूक्रेन के अलग प्रांतों के तौर पर मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने 1,20,000 सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया है, जहां रूसी समर्थक अलगाववादी सक्रिय हैं। हालांकि आपको बता दें, चाइना जहां एक तरफ रशिया का समर्थन किया, तो वहीं भारत और चाइना का रुख जो है वो रूस पर एक रुख है, नरमी दिख रही है। और भारत ने कहा है कहीं न कहीं दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए। रशिया पर हमें पूरा भरोसा है, भारत ने कहा रशिया पर हमें पूरा भरोसा है कि रूस कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। और रशिया कहीं न कहीं तरीके से भारत जिस तरीके से बयान दिया, इससे इस बार भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कत्लेआम की तैयारी। जी हाँ, खतरनाक कत्लेआम की तैयारी शुरू। रूस ने बना ली है लिस्ट, डिटेंशन कैंप भी है तैयारी। अमेरिका ने भी किया है बड़ा ऐलान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि रूस ने सैन्य कब्जे के बाद मौत के बाद उतारे जाने वाले शिविरों में भेजने के लिए यूक्रेनियन की एक सूची तैयार किया गया है। द वाशिंगटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि रूसी आक्रमण के बाद की योजना में यातना, जबरन गायब होना और व्यापक मानवीय पीड़ा शामिल होगी। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए रूसी रक्षा मंत्री क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्र के दावों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये झूठ है और ये महज एक कल्पना है, ऐसी कोई सूची नहीं है। तो सूची की भी वायरल की जा रही है कि कितने बड़े पैमाने पर हमले होंगे, हालांकि इसको पूरी तरीके से रशिया ने खंडन किया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। जम्मू कश्मीर में सेना को दिए सरकार ने बड़े आदेश, आतंकियों के खिलाफ क्लीन आउट। दरअसल आपको बता दें, आतंकी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों का कहीं न कहीं एक तरीके से खेल चल रहा है, इसको देखते हुए राज्यपाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि आतंकियों को सफाई के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाले समय में पूरी तरीके से सफाया भी होने जा रहा है आतंकियों का। और चुन चुनकर जो आतंकी बचे हैं उनके खिलाफ हम कड़ी और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और अब ऑपरेशन क्लीन, खुद आपको बता दें, 2 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी मीटिंग की थी, जिनमें एनएसजी, डोवाल, रॉ, एनआईए समेत तमाम एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद थे। एक और अपडेट लेते हैं। कर्नाटका में खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। बजरंग दल वर्कर की हत्या के बाद शिवमोगा में बिगड़े हालात। कर्नाटका के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव का माहौल बन गया और यहां की सड़कों पर सुरक्षा बलों से भरी गाड़ियां गश्त कर रही हैं। सोमवार को शहर में कई जगहों पर हिंसा हुई और बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगा दी गई।
दरअसल रविवार रात यहाँ 23 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि वो हिजाब का विरोधी था और उसने सोशल मीडिया पर हिजाब के विरोध में एक पोस्ट लिखी थी। इसके बाद एक विशेष समुदाय में उनके खिलाफ गुस्सा था। सोमवार के शहर में कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई और सुबह लोग अपने घरों के बाहर से पत्थर हटाते नजर आए और यहाँ के लोगों में भी डर था और उनका कहना है कि 24 घंटे तारों पर पुलिस वालों की गाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम एक और अपडेट लेते हैं। राम रहीम को हरियाणा पुलिस ने दी जेड+ की सुरक्षा, खालिस्तानियों से बताया जान का खतरा। दरअसल आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहा होने पर जेड+ श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान हो गई। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था और उन्हें स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार फैसला आया। पूर्व पत्रकार रामचंद्र शतपथी की हत्या और 2 डेरा शिष्यों के बलात्कार के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनरिया जेल में 21 दिनों की छुट्टी पर 7 फरवरी को रिहा किया गया था। तो ये एक तरीके से बड़ा फैसला ले लिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में बनेगी पूर्ण बहुमत से सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 300 सीटें लाने जा रहे हैं इस बार पूरी तरीके से। दोस्तों आपको बता दें कि 300 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। ये बातें कोई और नहीं बल्कि सीधा उत्तर प्रदेश में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की गर्मी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिनकी गर्मी ज़्यादा है वाकई में 10 तारीख के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ उसी बुलडोजर अंदाज में काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर चाहे आला अधिकारी हों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, कहीं न कहीं एक तरीके से योगी आदित्यनाथ बाबा जी के कामों को और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सराहना की जा रही है। और उनका कहना है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा और फिर से चलता रहेगा। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रशिया के बीच चाइना की दादागिरी और चाइना की तानाशाही तिब्बत में लगातार जारी है। तिब्बत में आज़ादी की उठी मांग। दोस्तों आपको बता दें, तिब्बत में लगातार आज़ादी की मांग उठ रही है। तिब्बत में एक बार फिर से आज़ादी की मांग उठी है और ये कारण ये है कि चाइना लगातार तिब्बतियों की संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद से वहाँ के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि तिब्बत में अब लोग कहीं न कहीं तरीके से बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। उनका कहना है कि जितनी बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जितने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसका जवाब जो है वो मिलेगा, क्योंकि बगावत तेज हो गई है, संस्कृति सभ्यता मिटाई जा रही है और खास करके चाइना की संस्कृति और सभ्यता थोपने की कोशिश की जा रही है। तिब्बतियों को उनको कहीं न कहीं तरीके से ये चीज़ें तिब्बतियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से उसने ये बातें कर दी हैं और चाइना पूरी तरीके से संस्कृति और सभ्यता खत्म करके बदलाव करने की बात कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत की आलोचना से पहले सिंगापुर के पीएम ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। भारत ने दिखाया है करारा जवाब। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के संसद में दिए गए भाषण को भारत के विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन भारत खिलाफ अनर्गल प्राप्त करने से पहले लूंग को खुद के देश के बारे में गहन चिंतन करना चाहिए था। गौरतलब है कि सिंगापुर में मानवाधिकारों का बहुत खराब रिकॉर्ड है। प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ वहाँ कठोर नीति है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कैद कर बंदी बना लिया जाता है और कैदियों को बिना किसी मुकदमे के लंबित समय तक जेल में रखा जाता है और शारीरिक दंड का भी भारी इस्तेमाल होता है। और यही कारण है कि अब ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उन पर ये आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ें। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बाबा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में गए। बीजेपी ने असंभव को संभव कर दिखाया, कांग्रेस नहीं समझती जनता की तकलीफ। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मणिपुर के हर क्षेत्र को बंद और नाकेबंदी से राहत मिली, जबकि कांग्रेस ने मणिपुर की विशेषता ही बंद है और नाकेबंदी बना दी थी। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं और तकलीफ़ों को कभी समझ नहीं पाई। मणिपुर के हेगांग में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले महीने मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए। पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने मणिपुर को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जनता ने बीजेपी का सुशासन देखा, साथ ही पार्टी की अच्छी मंशा भी देखी।
पीएम ने कहा है कि राज्य ने पिछले कुछ दशकों में कई सरकारें और उनका कामकाज और उनके कारनामे भी देखे। इस तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सीधा हमला बोला।